हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट कर रहे थे। अब हम सेक्शन 17 ऑनवर्ड्स हम करेंगे। कल तक हमने सेक्शन 16 तक कर लिया था। 17 सेक्शन जो है वो रिपील्ड है, तो 18 को हम कर रहे हैं। जो ये पार्ट है ये है कि पहले हमने बात की कि जो कपार्सनरी है वो कैसे कैसे किस किस के बीच में जाती है। मतलब पहले सिर्फ मेल्स को थी, अब डॉटर को भी हिस्सा मिलने लग गया। फिर हमने जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन अमंग मेल्स किया, कल हमने फीमेल्स का किया। अब हम जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन वैसे क्या रूल्स हैं वो हम करेंगे। तो सेक्शन 18 डील्स विद फुल ब्लड प्रेफर टू हाफ ब्लड। पहले तो फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड का क्या कंसेप्ट है ये हमने डेफिनेशन क्लोज में देखा था। फुल ब्लड कौन से होते हैं? जिसके पेरेंट्स मतलब फादर और मदर, जो अगर मान लो दो सिबलिंग्स हैं, दो भाई बहन हैं, उनके फादर भी सेम है, मदर भी सेम है, वो आपस में क्या है? फुल ब्लड, रिलेटेड टू फुल ब्लड। और अगर हाफ ब्लड क्या है कि उनके उनके फादर सेम है लेकिन मदर्स डिफरेंट है। एक ही फादर से, मान लीजिए उसकी पहले एक वाइफ थी, उसके साथ उसका डिवोर्स हो गया, लेकिन जो पहली वाइफ थी उसके साथ उसका एक बेटा था, और जो दोबारा से रीमैरिज हुई उससे एक बेटा हुआ, तो वो दोनों बेटे आपस में कैसे कनेक्टेड है? हाफ ब्लड। और यूट्रिन ब्लड क्या होता है? यूट्रिन ब्लड होता है कि उसमें फादर्स डिफरेंट होते हैं, मदर सेम होती है, तो वो चीज क्या हो गई? यूट्रिन ब्लड। अब जैसे हमने पहले क्या कहा था कि हाँ, एच की वाइफ है, पहले उसने उसको डिवोर्स दे दिया। अब जो वाइफ है अगर उसने भी रीमैरिज कर ली और उसके रीमैरिज से सेकंड हस्बैंड से एक बेटा हुआ, तो जो पहले मैरिज से जो बेटा था और सेकंड मैरिज से जो बेटा था वो आपस में कैसे कनेक्टेड है? यूट्रिन ब्लड से। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं फुल ब्लड प्रेफर टू हाफ ब्लड। Heirs related to an interest by full blood shall be preferred to heirs related by half blood if the nature of relationship is the same in any other respect। अगर हम कई बार ऐसे देखते हैं लोअर डिग्री का या फिर फ्यूअर डिग्री का हम देखते होते हैं ना हेयर्स में, तो अगर हमने वैसे देखना है कि वैसे जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वैसे वो सेम है। अब दोनों बेटों की बात हो रही है तो बेटे बिल्कुल सेम है, लेकिन अब ऐसे केस में हमने अगर इंटरस्टेट पर्सन की डेथ हो गई तो वहां पे हम फुल ब्लड को प्रेफरेंस देंगे रिलेटेड टू हाफ ब्लड। ठीक है, मोटा मोटा सा वैसे एक फंडा है। लेकिन अगर हम ये देखें, देखो अगर मेल को पार्टनरी में प्रॉपर्टी जा रही है तो उसके बच्चे तो वही है ना। अगर हाफ ब्लड से भी हमने मेल के थ्रू देखनी है तो वो वहां पे जो रिलेशनशिप है बेटों का वो तो सेम ही है। लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पे हमें क्या कहते हैं फ्यूअर डिग्री का, मतलब रिलेशनशिप सेम है लेकिन हमने क्या देखना है कि वहां पे हमें ये नहीं समझ आ रहा कि अब कैसे प्रॉपर्टी को डिवाइड करें। एग्नेट्स कोग्नेट्स में अगर जाके कुछ ऐसा पंगा पड़ जाता है तो वहां पे क्या करेंगे? हम फुल ब्लड को प्रेफरेंस देंगे ओवर द हाफ। ठीक है, सेक्शन 19 क्या कह रहा है? मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हेयर्स। ठीक है, अब 2 या 2 से ज्यादा हेयर्स में मोड ऑफ सक्सेशन क्या होगा? इफ 2 और मोर हेयर्स सक्सीड टुगेदर टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट दे शैल टेक द प्रॉपर्टी save as otherwise expressly provided in this act per capita and not per strips। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होगी वो पर कैपिटा के हिसाब से होगी, ना कि पर स्ट्रिप्स के हिसाब से। एंड एज अ टेनेंट्स इन कॉमन एंड नॉट एज जॉइंट टेनेंट्स। ठीक है, टेनेंट्स इन कॉमन के हिसाब से होगी, ना कि जॉइंट टेनेंट्स की। टेनेंट्स इन कॉमन और जॉइंट टेनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? इनमें क्या है कि जो अगर हम वही प्रॉपर्टी की बात करते होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 4 शेयर बन रहे हैं, तो ये सारे टेनेंट्स इन कॉमन है, इनका जो जो शेयर बन रहा है वो बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से हम कोई कम ज्यादा कर देंगे।
तो वहां पे जो इनका शेयर है वो जॉइंटली मतलब एक वो जा रहा है। लेकिन जॉइंट टेनेंट्स में क्या होता है, फर्क पड़ जाता है। अगर एक भी मेंबर बढ़ गया तो यहाँ पे हो जाता है, एक शेयर कम हो जाता है। तो ये फर्क है कि ये टेनेंट्स इन कॉमन है, ना कि जॉइंट टेनेंट्स है। सेक्शन 20 क्या कह रहा है, राइट ऑफ चाइल्ड इन बॉम्ब। अगर कोई पार्टीशन वगैरह के टाइम पे या फिर जो पर्सन की डेथ हुई है, अगर उसके टाइम पे उसका कोई बच्चा, ठीक है, इन बॉम्ब है, मतलब उसका फिजिकली बर्थ नहीं हुआ है लेकिन वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है, तो उस बच्चे का क्या राइट बनेगा। A child was in womb at the time of death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit the intestate as if he or she had been born before the death of intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of death of intestate। देखिए इसमें एक चीज है, पहले तो था कि लड़का लड़की में डिफरेंस करते थे कि भाई लड़की को नहीं मिलेगा, तो हो सकता था उस टाइम तक वेट करते, लेकिन अब क्योंकि लड़की को भी राइट है लड़के को भी राइट है, तो जिस टाइम पे बच्चा इन एग्जिस्टेंस आ गया इन वोम, तो उसी टाइम पे उसका वेस्टेड राइट हो जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर इंटेस्टेट की डेथ के टाइम पे कोई बच्चा इन बॉम्ब है, ठीक है, तो अगर वो सब्सिक्वेंटली जिंदा पैदा हो गया, क्योंकि बॉम्ब में जो बच्चा उसका अभी हमें ये श्योर नहीं है कि वो अलाइव पैदा होगा या मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो अलाइव पैदा हो जाता है तो यही कंसीडर किया जाएगा कि भाई वो जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई थी वो जिंदा था और उसको जो इनहेरिटेंस में उसका जो राइट बनता है वो मिलेगा ही मिलेगा। सेक्शन 21 क्या कह रहा है, प्रिजम्पशन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ। अगर मान लीजिए हम छोटे बड़े का देखते हैं, मान लो फादर और सन की इकट्ठे एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके जो बच्चों का इनहेरिटेंस कैसे जाएगा, तो हम एक प्रिजम्पशन लेते हैं कि अगर दो डेथ्स इकट्ठी हुई हैं तो वहां पे जो यंगर वन है, जो छोटी उम्र वाला है, हम प्रिजम्पशन लेते हैं कि वो सरवाइव किया था और पहले एल्डर की डेथ हुई है उसके बाद यंगर वन की डेथ हुई है। ठीक है, ये सिंपल सा है। वैसे ये सिचुएशंस तब आती हैं जब कोई ऐसा पंगा पड़ता है कि हमें पता नहीं लग रहा कि फ्यूअर डिग्री में कैसे जाएंगे या एग्नेट्स कोग्नेट्स में, क्योंकि आज अगर हम वैसे देखें इनहेरिटेंस में, तो अगर किसी पर्सन के बच्चे पहले डेथ हो गई, मतलब उनका सन प्री डिसीज्ड है, तो भी उसका शेयर जो बनता था उसके बच्चों को जाना ही जाना होता है जो उसको शेयर मिलना था। तो ये प्रॉब्लम सब आती हैं जब हमें कंफ्यूजन हो रही है कि हमने इनहेरिटेंस में कोई फ्यूअर डिग्री का काउंट करना है या फिर एग्नेट्स कोग्नेट्स का चक्कर पड़ रहा है, तब हम इन सिचुएशंस को काउंट करते हैं। सेक्शन 22 प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टन केसेस। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेफरेंशियल राइट्स क्या हो गए। आपने कोई कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्पशन देखा है? कहीं सुना है? प्रीएम्पशन का राइट भी मतलब क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट ही होता है। इसका मतलब इसको एक ये भी कहते हैं, मान लीजिए ये एफ है, इसकी डेथ हो गई, इसकी ये प्रॉपर्टी थी और इसके दो बेटे थे एस और S1। अब इन प्रॉपर्टी इन दोनों में इक्वल डिवाइड हो गई। अब S1 कह रहा है कि मैंने तो परमानेंटली अमेरिका शिफ्ट होना है, तो मुझे इंडिया में प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, और जो मेरे पास इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा आएगा मैं अमेरिका में जाके अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो वो ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है। तब ऐसे केस में, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो एस है वो इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट एस का, अगर वो मार्केट वैल्यू दे रहा है
जो जिसपे ये बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एस अगर वो विलिंग है खरीदने के लिए और वो उतनी अमाउंट देना चाह रहा है तो एस को बेचेगा, ना कि किसी थर्ड पर्सन, ठीक है। ये नहीं है कि एस के साथ इसकी बनती नहीं है तो कहेगा मैं इसको तो प्रॉपर्टी दूंगा नहीं, XYZ चाहे मुझे 2 रुपए कम दे दे तो भी मैं उनको बेच दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे एस का प्रेफरेंशियल राइट, बस ये सीधी सी सिंपल सी बात इतनी सी है। Where after the commencement of this act, an interest in the immovable property of an intestate or in any business carried on by him or her, whether solely or in conjunction with others, devolve upon 2 or more heirs specified in class 1 of the schedule, or any one of such heirs proposes to transfer his or her interest in the property or business, the other heir shall have preferential right to acquire the interest proposed to be transferred. अब सिंपल सी बात मैंने समझा दी। उसका क्या फायदे हो जाते हैं? एक तो मान सबसे बड़ी बात कि घर की प्रॉपर्टी घर में रह जाएगी। दूसरी, कई बार ऐसे होता है कि जो जॉइंट प्रॉपर्टीज ऐसे ट्रांसफर होके आई होती हैं उनमें जो आप देखोगे पानी की मोटर का और का बहुत सारे ऐसे कुछ होता है, जैसे दीवारें मान लीजिए घर की साझी हो गई, तो इन चीजों की वजह से हमने इनको एक राइट दिया हुआ है कि अपने साथ वाली, वैसे तो ये तो वैसे ही ज्वाइंट फैमिली में है, अगर मान लीजिए कोई इसका नेबर भी होता तो भी प्रीएम्प्टरी राइट सबसे पहले इसका है, ठीक है। The consideration for which any interest in the property of deceased may be transferred under this section shall, in the absence of any agreement between the parties, be determined by court on application being made to it in this behalf. And if any person proposing to acquire the interest is not willing to acquire it for the consideration so determined, such person shall be liable to pay all costs or incidents of the application. अब यहाँ पे क्या है कि अगर इनमें डिस्प्यूट ही ज्यादा राइज हो गया तो भाई ये अगर एस कह रहा है कि मैं तो कोर्ट में लेके जाऊंगा इस मैटर को कि एस मेरे को बेचे, तो अब यहाँ पे कितने पैसों की मतलब इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया उस अमाउंट में इसको खरीदनी पड़ेगी। इन केस ये उस अमाउंट को देने के लिए विलिंग नहीं है तो जो कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ है या कोर्ट में जो भी कॉस्ट पड़ेंगी वो अब इसको बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सा बात। If there are 2 or more heirs specified in class 1 of the schedule proposing to acquire any interest under this section, that heir who offers the highest consideration for the transfer shall be preferred. अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में थोड़ा सा फेरबदल कर देती हूँ। F है, इसके 3 बेटे हैं, S, S1, S2। अब यहाँ पे यही है कि S1 मान लीजिए बेचना चाह रहा है, वो वही अमेरिका वाला सीन है, वो जाना चाह रहा है। अब ये S कहता है मैंने भी खरीदनी है, S2 कह रहा है मैं भी खरीदना चाह रहा हूँ। अब ये मान लो इसी प्रॉपर्टी का 1 लाख दे रहा है, ये 1.25 लाख पे दे रहा है, तो अब जो हाईएस्ट दे रहा है मतलब S2 हाईएस्ट दे रहा है तो प्रॉपर्टी किसको दे दी जाएगी? इसी को दे दी जाएगी, ठीक है। बस सिंपल सी बात। कोर्ट क्या है? कोर्ट मीन्स द कोर्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट। जो हम सीपीसी में देखते हैं अभी जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वहां पे जो ओरिजिनल सिविल कोर्ट होती है वो कोर्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कवर हो जाती है। अब नेक्स्ट है मर्डरर डिस्क्वालिफाइड। अब क्या है, कोई पर्सन जा रहा है, यहाँ पे एफ है, इसके बच्चे हैं एस, S1, S2। अब इनको ये है कि फादर है ना जो, वो प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम विल बना दे, तो ये ऐसे अपने फादर को का मर्डर कर देता है। अब ये डिस्क्वालिफाइड हो गया, इसको इस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बस ये है a person who commits murder or abets the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of person murdered or any other property in furtherance of the succession to which he or she has committed or abetted the commission of murder। बस इसमें ये चीज क्यों की गई, इसका पर्पज ये था, ये तो वैसे मैंने बहुत नियर रिलेशनशिप बताए हैं कि फादर का सन ने ही मर्डर कर दिया। आप कई बार देखोगे कि
आप पुरानी पिक्चर्स वगैरह देखते होंगे, पुरानी आंटी सी दिखाई होती थी, उसका अपने तो कोई बच्चे होते नहीं थे, कोई दूर का रिश्तेदार क्या करता था, पहले अच्छा बन जाता था, फिर बाद में उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसका मर्डर कर देता था। तो अगर वो प्रॉपर्टी के लिए उस पर्सन का मर्डर कर रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट नहीं कर सकता। बस सिंपल सी बात, सीधी सी इतनी है। चाहे वो खुद कर रहा है, चाहे अबेट कर रहा है, चाहे सुपारी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सक्सेशन में वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता जिसका उसने मर्डर किया। अब नेक्स्ट है सेक्शन 26, कन्वर्ट्स डिसेंडेंट डिस्क्वालिफाइड। ये एक्ट क्या है, नाम क्या है इसका, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो इसमें सक्सेशन किन का होता है, मतलब हिंदूज के सक्सेशन के रिलेटेड बात हो रही है। अब अगर किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है लेकिन वो अब हिंदू ही नहीं रहा, तो क्या उसको प्रॉपर्टी मिलेगी हिंदू सक्सेशन एक्ट में? नहीं। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा इस एक्ट के आने से पहले या बाद में हिंदू ही नहीं रहा, या उसने कन्वर्जन कर लिया, ठीक है, जो उसके बच्चे कन्वर्जन के बाद पैदा हुए हैं, बोर्न आउट हुए हैं, ठीक है, एंड देयर डिसेंडेंट्स, बच्चों के भी आगे बच्चे, वो सब डिस्क्वालिफाइड हैं क्योंकि वो हिंदू नहीं है, इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू रिलेटिव्स। बट मान लीजिए कोई पर्सन ओरिजिनली हिंदू था, उसकी मैरिज हो गई थी हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंगली हिंदू लड़की से ही, और उसके बच्चे जो थे वो भी ड्यूरिंग द टेन्योर जब वो हिंदू थे तब उनका बर्थ हो गया था। अब लेटर ऑन क्या है, जो हस्बैंड है उसका माइंड चेंज हुआ, वो चाह रहा है कि अब मैं मान लीजिए किसी और धर्म में कन्वर्ट होना चाह रहा हूँ, और जो बच्चे हैं वो अभी हिंदू ही है, वो कन्वर्ट नहीं होना चाह रहे। जो वाइफ है उसकी हिंदू रिलीजन में ही उसका फेथ है, बिलीफ है, तो वो और उसके बच्चे कह रहे हैं कि आपने कहीं और किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होना है होइए, लेकिन हम तो हिंदू ही रहेंगे। तो अब उन बच्चों के इंटरेस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस सच चिल्ड्रन और डिसेंडेंट्स आर हिंदू एट द टाइम व्हेन द सक्सेशन ऑपन्स। वो पर्टिकुलर पर्सन जो कन्वर्ट हो रहा है वो तो डिस्क्वालिफाइड हो गया, लेकिन अगर कोई बच्चे पहले से बोर्न आउट है, वो हिंदू है, उनकी ब्रॉट अप एज अ हिंदू हो रही है, ठीक है, और उन्होंने कन्वर्जन भी नहीं किया, तो अब उनका क्या कसूर? तो उनको अगर जब सक्सेशन ओपन होगा तो उस टाइम पे उन बच्चों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई बच्चे आफ्टर कन्वर्जन उनका बर्थ हो रहा है तो वो बच्चे और उनके आगे डिसेंडेंट्स वो सब डिस्क्वालिफाइड हैं to get succession under Hindu Succession Act. Next है Section 27, succession when heir disqualified। जैसे अब हमने मर्डरर की बात की या कन्वर्जन पे हमने बात की, ठीक है, तो अब वहां पे इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट इट शैल डिवॉल्व एज इफ सच पर्सन हैड डाइड बिफोर द इंटेस्ट। अब यहाँ पे हमने उसको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मर्डर की एग्जांपल ले लीजिए, उसके बच्चे अच्छे हैं, उनको सक्सेशन मिलना चाहिए, उनका क्या कसूर? तो अब हम क्या एक प्रिजम्पशन ले लेते हैं कि जो मर्डरर है वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, उसको हम क्या प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि वो उसकी डेथ पहले से ही हो चुकी है और अब नोशनल पार्टीशन के हिसाब से हम उसके बच्चों को इनहेरिटेंस दे देंगे, ठीक है। सेक्शन 28, डिसीज, डिफेक्ट एटसेट्रा नॉट टू डिस्क्वालीफाई। अब किसी बंदे को कोई जानलेवा बीमारी हो गई है, ठीक है, या फिर जैसे पहले लेप्रोसी थी, या फिर आजकल के टाइम पे एसटीडीज हैं, अगर ऐसी कुछ बीमारीज हैं तो उनके बेसिस पे हम किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे कि वो सक्सीड नहीं कर सकता। No person shall be disqualified for succeeding to any property on the ground of any disease, defect or disformity, or save as provided in this act or any other ground whatsoever। ठीक है, बीमारी वगैरह के ग्राउंड पे हम किसी को सक्सेशन से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। सेक्शन 29 क्या कह रहा है? एस्चीट की बात कर रहा है। एस्चीट क्या होता है कि अगर आपका कोई हेयर नहीं है,
कुछ नहीं है, पता नहीं, ना क्लास 1 ना क्लास 2 ना एग्नेट्स ना कोगनेट्स, कुछ भी नहीं है, तब आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, तब क्या होगा? तब आपकी प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? गवर्नमेंट संभालेगी भाई, ठीक है। क्योंकि if an intestate has left no heir qualified to succeed to his or her property in accordance with the provisions of this act, such property shall devolve on the government and the government shall take the property subject to all obligations and liabilities to which and here would have been subject। अब यहाँ पे एक देखो, गवर्नमेंट संभाल रही है, हमने बात कर ली, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर उस प्रॉपर्टी पे कुछ लाइबिलिटीज हैं तो वो लाइबिलिटीज गवर्नमेंट को भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए उसने कोई टैक्स देना है तो टैक्स पे किया जाएगा, अगर उसने किसी के पैसे देने हैं तो वो पैसे पहले दिए जाएंगे, तब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को संभाल लेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी संभाल ले, लेना देना भाई बंदा अपने साथ ले गया, ऐसा नहीं होगा। चैप्टर 3 क्या कह रहा है? टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जो कि सेक्शन 30 डील कर रहा है टेस्टामेंट्री सक्सेशन से। टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है? मतलब पर्सन अपनी विल बना के गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कब एनफोर्समेंट में आता है? जब कोई पर्सन अपनी विल नहीं बना के गया, तब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्ट में लाते हैं। अदरवाइज तो अगर कोई बंदा लिख गया कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे इस बंदे को बांट दी जाए, तो फिर वो प्रॉपर्टी जैसे वो उसकी विल थी, जैसे उसकी इच्छा थी, उसके हिसाब से ही डिवाइड की जाएगी। अब सेक्शन 13 उसी चीज की बात कर रहा है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन। एनी हिंदू में डिस्पोज ऑफ बाय विल और अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सो डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम और हर in accordance with the provisions of Indian Succession Act 1925 or any other law for the time being in force and applicable to Hindus। अब मेरा दान पुण्य करने का बड़ा दिल कर रहा है। मेरे पास मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्रॉपर्टी है जिसकी मैं मालिक नहीं हूँ, मैं विल बना के चली गई, मेरी डेथ हो गई, विल में मैं लिख गई कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मैं ये किसी पर्सन को देके जा रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। जो चीज मेरे पास है ही नहीं है, मैं वो तो नहीं दे सकती। तो जिस चीज को मैं डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ, मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी की मैं ऑनर होती, तो अब मैं इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती। तो अगर मैं डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ तो भाई मेरा राइट है, मैं उसको वैसे ही छोड़ के चली जाऊँ कि भाई जैसे सक्सेशन होगा उसमें चली जाएगी, मेरे हेयर्स को मिल जाएगी। या फिर मैं बाय विल, ऐसा भी हो सकता है अपने हेयर्स में से मैं किसी एक को पसंद करती हूँ तो मैं उस पर्सन को वो प्रॉपर्टी सारी की सारी दे जाऊं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, द इंटरेस्ट ऑफ मेल हिंदू इन अ मिताक्षरा कोपाशनल प्रॉपर्टी और द इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ तरवाड़ तवाजी इलोम जो भी कुटुंबा एंड कवारू इन द प्रॉपर्टी ऑफ जो भी है shall notwithstanding anything contained in this act or in any law for the time being in force be deemed to be property capable of being disposed of by him or by her within the meaning of this section। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि अगर कोई जब जो कंपार्शनरी प्रॉपर्टी में जिसमें हमारा वेस्टेड राइट बन जाता है, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जिसमें हमारा वेस्टेड राइट बन जाता है, वो प्रॉपर्टी जिसका हमारे पास हिस्सा है, इट मीन्स हम जब वो हमारे पास आ गई, मान लो जिसको अगर हमने पार्टीशन किया वो हमारे हिस्से में आएगी वो प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को के रिलेटेड हम विल बना सकते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम कैसे मर्जी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर हिंदू सक्सेशन एक्ट। हम इसमें एक और सेशन करेंगे जिसमें हम सारा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और जो क्लास 1 एंड क्लास 2 ईयर्स हैं उनको हम चार्ट फॉर्म में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। फॉर द टाइमिंग ये आज के लिए इतना ही, और इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।